गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्यों के बारे में अध्ययन किया। आज के इस क्लास में हम राजनीतिक दलों के कार्यों के पश्चात राजनीतिक दलों के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दलों के सिद्धांत विषय पर आज हम इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो बात की जावे तो अब तक हमने राजनीतिक दलों का जो अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उनकी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया, उसके कार्यों को देखा, तो वो जो सिद्धांत राजनीतिक दलों का था वो था राजनीतिक दलों का उदारवादी सिद्धांत। यानी अब तक हम जो राजनीतिक दलों का अर्थ समझ रहे थे, जो परिभाषाएं हमने देखी थी या जिन का अर्थ हमने जिस सिद्धांत की बात की थी वो कौन सा था? राजनीतिक दलों का जो उदारवादी है सिद्धांत वो है। राजनीतिक दलों का जो उदारवादी सिद्धांत है वो ये मानता है कि दल है वो गुटों से भिन्न है। यानी राजनीतिक दल व गुटों में भिन्नता है, इनका ये मानना है। इस दृष्टिकोण में दल को गुटों से भिन्न समझा जाता है, जो कुछ विशिष्ट सिद्धांतों एवं विचारों के आधार पर संगठित होते हैं। यानी यहां उदारवादी जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि राजनीतिक दल हैं वो विभिन्न प्रकार के या विशिष्ट, उनके अपने विशिष्ट सिद्धांत और विचार होते हैं, जिनके आधार पर उनका संगठन खड़ा किया जाता है और संवैधानिक पद्धतियों से सत्ता की प्राप्ति और शासन का संचालन किया जाता है। यह उदारवादी सिद्धांत मानता है। अब इस दृष्टिकोण से भिन्न भी कुछ अन्य दृष्टिकोण हैं जिनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, और जिनमें जो आज हम अध्ययन करेंगे वो है राजनीतिक दलों का मार्क्सवादी सिद्धांत। राजनीतिक दलों का कौन सा सिद्धांत है? ये मार्क्सवादी सिद्धांत। तो आज हम राजनीतिक दलों के मार्क्सवादी सिद्धांत पर प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। और मार्क्सवादी सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो मार्क्सवादी सिद्धांत के जो सिद्धांतकार हैं या मार्क्सवादी सिद्धांत के जो समर्थक विद्वान हैं, मुख्यतः यह मानते हैं कि दल वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी देखो, मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकतावादी सिद्धांत में इस बात को समझाने का प्रयास किया। इतिहास की जो भौतिक व्याख्या उन्होंने की कि अब तक का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, समाज में विरोधी वर्ग रहे हैं, विरोधी वर्गों में हमेशा संघर्ष रहा है। तो एक प्रकार से यहां पर मार्क्सवादी सिद्धांतकार ये मानते हैं कि राजनीतिक दल एक प्रकार से क्या करते हैं कि एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा और वर्ग संघर्ष की सफल क्रांति के पश्चात सर्वहारा वर्ग को ही इसमें विद्यमान रहने का अधिकार प्राप्त होगा। या सर्वहारा वर्ग का मतलब जो नेतृत्व करता है वो मार्क्सवादी दल होगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अंत में कौन सा दल विद्यमान रहेगा? साम्यवादी दल विद्यमान रहेगा, या सर्वहारा का नेतृत्व करने वाला दल है वो विद्यमान रहेगा। पूंजीवादी व्यवस्थाओं में प्रतिस्पर्धा करने वाले दल वास्तविक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि वे सर्वहारा और बुर्जुआ के आपसी विरोधी हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए उन दलों को हट जाना चाहिए। यानी वो जो उदारवादी दृष्टिकोण की जो मान्यता है उसको स्वीकार नहीं करता है। उसमें कहा कि जब बहुदल दलवादीवाद एक से अधिक दल की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या है कि वो दल है वो एक प्रकार से सर्वहारा का नहीं बल्कि सर्वहारा और बुर्जुआ के आपसी विरोधों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन दलों को हट जाना चाहिए। लेनिन, जो कि राजनीतिक दलों के मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांतकार माने जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले कि लेनिन ने रूस में साम्यवादी क्रांति का एक प्रकार से प्रैक्टिकल करके देखा, या ये कहें कि साम्यवाद की स्थापना करने में अपना योगदान दिया। इसलिए राजनीतिक दलों के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रमुख सिद्धांतकारों में लेनिन का नाम आता है। वो लेनिन कहते हैं कि सर्वहारा के पास संगठन के अतिरिक्त और कोई सत्ता के संघर्ष में और कोई हथियार नहीं है। सर्वहारा इसी कारण मतलब अपने संगठन के कारण और आवश्यक रूप से एक अजेय शक्ति बन जाएंगे। मार्क्सवादी या मार्क्स के सिद्धांतों के द्वारा इसकी विचारधारात्मक शक्ति, संगठन की भौतिक शक्ति सुदृढ़ होती है, जिससे मजदूर वर्ग की सेना में करोड़ों की संख्या में ये कहें कि जो मेहनतकश हैं वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा होंगे या वो संगठित होंगे। लेनिन इस संदर्भ में मार्क्स के विचार को नकारते हैं। मार्क्स का मानना था कि जब बुर्जुआ वर्ग
के हाथों में मजदूर वर्ग का शोषण के लिए मजबूर हो जाएंगे तो उनमें एक प्रकार से उनके खिलाफ उसमें राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो जाएगी जो क्रांति का आधार बनेगी। लेकिन लेनिन यहाँ मार्क्स से भिन्न मत व्यक्त करते हैं। लेनिन का मानना है कि मजदूर वर्ग की चेतना तो श्रमिकों में शोषण के पश्चात ही आ जाएगी, यानी मजदूर वर्ग की चेतना तो श्रमिकों के शोषण से ही प्राप्त हो जाएगी, परंतु पूंजीवाद से लड़ने वाली चेतना विकसित करने का कार्य राजनीतिक दलों द्वारा करेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर शब्दों में यहां कहा है उन्होंने कि भाई उनमें जो चेतना है वो तो लड़ने की जो चेतना है वो तो क्या होगा, मजदूर वर्ग में चेतना तो उनके शोषण से ही पैदा हो जाएगी, लेकिन पूंजीपतियों से लड़ने वाली चेतना कहां से आएगी? तो लेनिन कहते हैं कि वो चेतना राजनीतिक दलों के द्वारा आएगी, से प्राप्त हो जाएगी। वह अपनी पुस्तक, यानी लेनिन ने एक पुस्तक लिखी 1902 में जिस पुस्तक का नाम है व्हाट इज टू बी डन, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कामगारों या सर्वहारा में वर्ग चेतना केवल बाहर से लाई जा सकती है, अर्थात यह चेतना आर्थिक शोषण से नहीं आएगी बल्कि बाहर से लाई जाएगी। यहां बाहर से तात्पर्य क्या है? बाहर से तात्पर्य है कि सर्वहारा के संगठन से है, अतः साम्यवादी दल सत्ता प्राप्ति के लिए सर्वहारा के संघर्ष का नेतृत्व करेगा। एवं लेनिन का मानना है कि साम्यवादी दल के कुछ प्रभुत्व बुद्धिजीवी एवं सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एक सुदृढ़ सुव्यवस्थित समूह होगा जो मार्क्सवादी सिद्धांतों का स्पष्ट व व्यापक रूप से ज्ञान रखता है और चुनाव प्रणाली और दंडनीय प्रणाली में निष्ठावान रखते हुए दल को सही दिशा देते हुए क्रांति के लिए तत्पर रहने के लिए तैयार करेगा। पूंजीवादी शोषण के प्रभाव को कम करते हुए क्रांतिकारी विचारों को व्यापक रूप से फैलाने का काम ये करेगा। क्रांति के पश्चात साम्यवादी दल ही उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यानी जब सर्वहारा वर्ग की क्रांति हो जाएगी तो क्रांति के पश्चात क्या होगा? साम्यवादी दल ही वह संगठन होगा जो उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। लेनिन का प्रमुख मानना है कि सर्वहारा का दल बुर्जुआ विरोध संघर्ष में अत्यंत आवश्यक है, जिससे वह एक प्रकार से अगुवा का भूमिका, वैनगार्ड की भूमिका वह निभाएगा। इसी प्रकार से दल के संगठन पर लेनिन स्पष्ट कर दिया है। इस दल को लोकतांत्रिक केंद्रवाद सिद्धांत पर टिका रहना बताया। यानी किस सिद्धांत पर काम करेगा ये दल? लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर ये काम करेगा। और इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि दल के उच्च नेतृत्व का चुनाव निम्न पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा और फिर चुना गया नेतृत्व ही श्रमिक वर्ग के प्रति उत्तरदायी रहेगा। साथ ही उच्च नेतृत्व द्वारा निम्न पदाधिकारियों या नीचे का जो नेतृत्व होगा को दिए गए आदेशों का पालन करना पड़ेगा। अर्थात सत्ता की शक्ति सत्ता के पद सोपानिक स्तर पर बैठे शीर्ष पर आसीन कुछ व्यक्तियों के पास रहेगी, जो एक केंद्रीय समिति होगी। अर्थात यह साम्यवादी दल का एक अभिजन वर्ग होगा। इस प्रकार मार्क्सवादी सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि दल क्या है और वह क्या करते हैं, तथा इसका उत्तर वह इस रूप में देता है कि वह संघर्षशील वर्ग के प्रतिनिधियों के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हमने राजनीतिक दल का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है इसको भली प्रकार से हमने यहाँ समझा कि दल है, उसका काम क्या है, सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करेगा, उसके बाद में क्रांति हो जाएगी, क्रांति होने के बाद में सुरक्षा का काम सर्वहारा वर्ग द्वारा किया जाएगा और एक प्रकार से इसका केंद्रीय नेतृत्व तैयार किया जाएगा। वो केंद्रीय नेतृत्व एक प्रकार से जो साम्यवादी दल है उसका जो अभिजन जैसा एक गुट होगा। और लेनिन अपनी पुस्तक जो कि उन्होंने 1902 में लिखी थी, उस 1902 में लेनिन ने लिखी अपनी पुस्तक में इस बात का की भी भूमिका, इस बात को स्पष्ट किया है। साथ ही लेनिन ने बुर्जुआ वर्ग के लिए या ये कहा कि बुर्जुआ वर्ग के विरोध के संघर्ष के लिए इस दल की बहुत आवश्यकता होगी और यह दल बाद में एक वैनगार्ड की भूमिका निभाएगा। और कुल मिलाकर यह दल क्या करेगा? एक पद सोपानिक क्रम में इसकी शक्ति शीर्ष पर बैठा व्यक्ति है, वो जो केंद्रीय नेतृत्व जिसको साम्यवादी केंद्रीय समिति बोलते हैं, वो इसका नेतृत्व करेगी और लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर आधारित ये दल होगा जो सत्ता का संचालन करेगा। तो इस प्रकार से मार्क्स जो राजनीतिक दल का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है
वो उसकी लगभग सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम राजनीतिक दल का जो दूसरा जो हेडिंग है, दूसरा जो सिद्धांत है, जिसको हम नाम देते हैं रॉबर्ट मिचेल्स का अर्थतंत्र का लौह नियम का सिद्धांत, उसके बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।